गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो भी भोजन के रूप में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स लेते हैं वो उनके ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। ये जो प्रोसेस है ये सेल्स के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भी बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर, परंतु ये जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सी हेमोग्लोबिन से मुक्त होने से होती है। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होते हैं। कोशिका में मुख्य रूप से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसलिए ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं या कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है और ये कई स्टेप्स भी पूरी होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप होता है वह है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है वह है क्रेब्स साइकिल। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है तथा इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन आयंस में तोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोजन कैरियर एंजाइम्स रिसीव कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वह ऑक्सीजन को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया द्वारा श्वसन सतह या रेस्पिरेटरी सतह तक पहुंचा दिया जाता है। ये पूरा है अपने इसका डायग्राम जो कि सेलुलर रेस्पिरेशंस का है। इसमें एनर्जी के लिए मुख्य तौर पर अपने सिंपल शुगर्स या ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनाती है, लेकिन अमीनो एसिड्स से भी पायरुविक एसिड बन सकता है, या ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड से भी एनर्जी ली जा सकती है। अमीनो एसिड्स पायरुविक एसिड बन जाता है बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में। फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से सीधा एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, जैसे फैटी एसिड्स का जैसे बीटा ऑक्सीडेशन या अल्फा ऑक्सीडेशन या ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है। अमीनो एसिड्स के से सीधा पायरुविक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रवेश करता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में ये सिट्रिक एसिड से जुड़ता है, फिर ये स्टेप्स हैं इसके। आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, फिर अल्फा ग्लूट्रिक एसिड कीटोग्लूट्रिक एसिड बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है, फुमेरिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है और अंत में ऑक्जेलो एसिड बनता है। फिर ये वापस ऑक्जेलो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ जाता है और सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में जो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, यहाँ पर 4 स्थान पर दिख रहे हैं हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस NADH से जुड़ जाते हैं, जो कि ये एंजाइम ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन श्रृंखला सिस्टम कहते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है, जिसमें ATP का निर्माण होता है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। यही थर्ड प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। क्रेब्स साइकिल
के दौरान प्राप्त जो हाइड्रोजन आयन होते हैं एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन के साथ चरणबद्ध या स्टेप वाइज तरीके से संयोग कराया जाता है, जिससे ऊर्जा व जल प्राप्त होता है। ऊर्जा को फॉस्फोरिलेशन के द्वारा फॉस्फेट बंधों के रूप में हाई एनर्जी कंपाउंड्स जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीडेशन से 40 एटीपी प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 एटीपी के अणु इस क्रिया में खर्च हो जाते हैं तथा 38 एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। एटीपी में जो स्टोर एनर्जी है उसको आवश्यकता अनुसार हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़कर प्राप्त कर ली जाती है। इसलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये समस्त क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं पर क्रिएट होती है।